हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में दो कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला कहानी है दिल्ली में एक मौत, जो कि कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा कहानी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अभिशप्त, जो कि यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले दिल्ली में एक मौत कहानी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, उस कहानी से पढ़ने से पहले हम लोग कमलेश्वर यानी कि दिल्ली में एक मौत कहानी के राइटर के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कमलेश्वर जी का जन्म 1932 में हुआ था। कमलेश्वर जी का जन्म कब हुआ था? तो कमलेश्वर जी का जन्म हुआ था 1932 में। इनका निधन हुआ था 2006 में। ठीक है, याद रखिएगा, निधन कब हुआ था? तो 2006 में। ठीक है, हिंदी कहानी के विकास में नई कहानी आंदोलन एक अहम पड़ाव है, जिसमें 3 लेखकों ने अपनी लेखनी से सींचा संवारा है, जिसमें कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश आते हैं। ठीक है, कमलेश्वर आते हैं और राजेंद्र यादव आते हैं और मोहन राकेश आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पास है आगे कि कमलेश्वर इसी त्रयी के स्तंभ हैं, यानी कि इनको क्या बोला जाता है? तो त्रयी भी बोल सकते हैं, कमलेश्वर को, राजेंद्र यादव को और मोहन राकेश को। ठीक है, इनको क्या बोल सकते हैं? तो त्रयी भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब है कि जिनका पहला कहानी संग्रह राजा निरंबंसिया है, जो कि 1957 में आया है। ठीक है, यानी कि कमलेश्वर जी का है पहला कहानी संग्रह राजा निरंबंसिया। ठीक है, 1957 में आया है। कस्बे का आदमी और खोई हुई दिशाएं और मांस का दरिया प्रसिद्ध कहानी संकलन है। ये सब ये उपन्यासकार के रूप में काफ़ी चर्चित हुए। एक सड़क, 57 गलियां और काली आंधी और कितने पाकिस्तान और सुबह दोपहर शाम, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, समुद्र में खोया आदमी उनकी प्रसिद्ध औपनिवेशिक कृति है। कितने पाकिस्तान को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कितने पाकिस्तान को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कमलेश्वर की कहानियों में कस्बाई परिवेश उभरकर सामने आता है। नगरीय और ग्रामीण संस्कृति के मध्य पनपती चेतना की जो खींचता है, वह भी कमलेश्वर की प्रमुख विशेषता है। परिवेश के परिवर्तन की सूचना कमलेश्वर कुछ इस प्रकार देते हैं कि वह रिपोर्टर जैसा जान पड़ता है। वे कहानी में अच्छी और बुरी तरह को असंगत एवं निराधार मानकर सार्थकता को ही कहानी की सफलता की कसौटी मानते हैं। प्रेम कहानियों में के रूप में नीली झीलें और नागमणि प्रसिद्ध हैं। इनके प्रेम कहानी नीली झीलें हैं और नागमणि। ठीक है, अब विघटन जैसी प्रवृत्तियां उनकी कहानियों में व्याप्त है। हालांकि उनकी कहानियों का मूल स्वर आशावादी है। उन्होंने सारिका का संपादन किया और कई आंदोलन का सूत्रपात भी किया। ठीक है, तो सारिका का संपादन कौन किए? तो कमलेश्वर। ठीक है, चलिए आगे है कि समानांतर कहानी ऐसा ही एक आंदोलन है, जीवन पर्यंत नए कथाकारों को प्रोत्साहित करते रहे। ठीक है, चलिए अब हम लोग दिल्ली में एक मौत कहानी को पढ़ेंगे। देखिए, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। ठीक है, चारों तरफ कोहरा जो है वो छाया हुआ है। सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम हैं, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाज़ों से लग रहा है। ये आवाज़ कानों में बस गई है। घर के हर हिस्से से आवाज़ आ रही है। वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला लिया है। उसकी
सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल ममानी जूते पॉलिश कर रहे हैं। कौन जूते पॉलिश कर रहे हैं? तो अतुल ममानी जो है वह जूते पॉलिश कर रहे हैं। ऊपर सरदार जी मूंछों पर फिक्सको लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियां पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में ज़िंदगी की क्या है? खनक है। ठीक है, चलिए देखिए। 3 मंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और पाइप खोल दिया। कुहरे में बसें दौड़ रही है। जूं जूं करके भारी टायरों की आवाज़ दूर से नज़दीक आती है और फिर दूर हो जाती है। यानी कोई बस बहुत स्पीड में आ रहा था, उधर से जूं करते और जूं करते वो पार हो गया। ठीक है। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं। ठीक है, महानगर है तो मोटर गाड़ी जो है वो तो बेतहाशा भागेगा ही ना, सुबह सुबह ही। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फ़ोन की घंटी बज रही है और पिछवाड़े गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियां सुबह की शिफ्ट पर जा रही है ड्यूटी करने। सख्त सर्दी है, मैंने सर्दी क्या है? बहुत ज़्यादा है। सड़कें ठिठुरी हुई है और कोहरे के बादलों को चीरती हुई कारों और बसों हॉर्न बजाते हुए भाग रही हैं। हॉर्न बजाते हुए, ठीक है। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। ठीक है, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद कि वे रूहों चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही है। ठीक है, आगे देखिए। बसों में भीड़ है, लोग ठंडी सीटों पर सिकुड़े हुए बैठे हैं और कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलील पर लटके हुए हैं। माने जो डंडी धर के खड़ा नहीं रहते हैं बस में, उन्हीं को बोला जा रहा है। बाहें पसारे उनकी हथेलियों में कीले नहीं, बस की बर्फीली चमकदार छड़े पकड़ाई हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। इस अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी अभी पढ़ी है। ठीक है, तो लेखक ये सब बात बता रहे हैं। ठीक है, इसी मौत की खबर होगी, अखबार में छपा है। आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन मैग्नेट सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई है। किसकी? तो इनको मैग्नेट सेठ दीवान चंद बोला जाता है। उसका जो शव है वो कोठी पर ले आया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुइयाँ शमशान भूमि में दाह संस्करण के लिए जाएगी और इस वक्त सड़क पर आती हुई यह अर्थी उन्हीं की होगी। कुछ लोग टोपियां लगाए हैं और मफलर बांधे हुए खामोशी से पीछे पीछे आ रहे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है, कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अर्थी के पीछे कोई आदमी है। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है, मैं अखबार एक तरफ रखकर दरवाज़ा खोलता हूँ। अतुल मवानी वो सामने खड़ा है। यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया, ज़रा अपना आयरन देना, अतुल मवानी कहता है। तो मुझे तसल्ली होती है, नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का
बवाल ना खड़ा कर दे। मैं उसे फ़ौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चित हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पैंट पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि जब से मैंने अखबार में सेठ दीवान चंद की मौत की खबर पढ़ी थी, मुझे हर क्षण यही खटका लगा था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में 100 के साथ जाने की बात न कह दे। बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ और दुनियादार आदमी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए। तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाजे खोलकर बाहर जाने लगा। अपने मन को और सहारा देने के लिए मैंने उसे पुकारा, धर्मा कहाँ जा रहा है? सरदार जी के लिए मक्खन लेने। वह क्या बोलता है कि सरदार जी के लिए कहाँ जा रहा हूँ? तो मक्खन लेने जा रहा हूँ। चलिए आगे है इसके बाद कि धर्मा जो है जवाब देता है कि सरदार जी के लिए मक्खन लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो लगे हाथों मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे थमा दिए। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब है कि शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ और राहत मिली। जब अतुल ममानी और सरदार जी का इरादा शव यात्रा में जाने का नहीं है तो मेरा कोई सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों का या वासवानी परिवार का ही सेठ दीवान चंद के यहाँ ज़्यादा आना जाना था। मेरी तो 4-5 ही मुलाकात जो है वो हुआ था। अगर ये लोग ही शामिल नहीं हो रहे हैं तो मेरा सवाल ही नहीं उठता। सामने बारजे पर मुझे मिसेज वासवानी दिखाई पड़ती है। ठीक है, दरवाजे होना चाहिए, बारजे क्या होता है? ठीक है, दरवाजे कर लीजिए इसको। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी है और होठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद है। गाउन पहने हुए ही वह निकली हैं और अपना जूड़ा बांध रही है। उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, डार्लिंग ज़रा मुझे पेस्ट देना प्लीज़। मुझे और राहत मिलती है। इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूर आर्य समाज रोड पर वह अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अतुल ममानी मुझे आयरन लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाज़ा बंद कर लेना चाहता हूँ पर भीतर आकर खड़ा हो जाता है। तुमने सुना दीवान चंद जी की कल मृत्यु हो गई? मैंने अभी अखबार में पढ़ा। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बात आगे न बढ़े। अतुल ममानी के चेहरे पर सफ़ेदी झलक रही है। वह सेव कर चुका है। वह आगे कहता है, बड़े भले आदमी थे दीवान चंद। यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? यानी बात ही टाल रहे हैं लेखक। बस मशीन आने भर की देर है, आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। यह कमीशन का काम बड़ा बेहुदा है पर किया क्या जाए। 8-10 महीने मेरे थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल ममानी कह रहा है, जवाब देता है, भाई शुरू में मैं यहाँ आया था तो दीवान चंद जी ने बड़ी मदद की थी मेरी। उन्हीं की वजह से कुछ काम धाम मिल गया था। लोग बहुत मानते थे उन्हें। फिर दीवान चंद का नाम सुनते ही मेरे कान
खड़े हो जाते हैं। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकालकर पूछने लगते हैं कि मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वक्त तो 9 बजे का है, शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए, है ना। चलिए आगे देखिए, वह कह रहा है और मुझे लगता है कि यह बात सवात्र के बारे में है। सरदार जी का नौकर मुझे सिगरेट देकर जा चुका है और ऊपर मेज पर चाय लगा रही है। तभी मिसेज वासवानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मेरे ख्याल से परमीला वहाँ ज़रूर पहुँचेगी। क्यों डार्लिंग, पहुँचना तो चाहिए, वो जवाब देता है। वासवानी, तुम ज़रा जल्दी से तैयार हो जाओ, कहते हुए मिस्टर वासवानी दरवाजे से गुजर गए। आगे देखिए, अतुल मुझसे पूछ रहा है कि शाम को कॉफ़ी हाउस की तरफ आना होगा। शायद चला आऊँ, कहते हुए मैं कैंपबेल लपेट लेता हूँ और वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। आधी मिनट बाद ही उसकी आवाज़ फिर आती है। भाई बिजली आ रही है। मैं जवाब देता हूँ, हाँ आ रही है। मैं जानता हूँ कि वह इलेक्ट्रॉनिक रोड से पानी गर्म कर रहा है, इसलिए उसने यह पूछा है। बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज़ की तरह अदब से आवाज़ लगाता है और सरदार जी उसे ऊपर पुकार लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और वह अपने नौकर को हिदायत दे रहे हैं कि खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भूनकर लाना और सलाद भी बना लेना। मैं जानता हूँ सरदार जी का नौकर पाजी है, वह कभी वक्त से खाना नहीं पहुँचाता और न उनके मन की चीज़ें पकाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि बाहर सड़क पर कोहरा अब भी घना है, सूरज की किरणों का पता नहीं है। कुचले छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेढ़ी लाकर खड़ी कर ली है। रोज की तरह प्लेट सजा रहा है। ठीक है, प्लेटें सजा रहा है। उनकी खनखनाहट की आवाज़ आ रही है। 7 नंबर की बस छूट रही है। सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले जा रहे हैं और क्यू में खड़े और लोगों को कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। हर बार जब भी वह पैसे वापस करता तो रोजगारी की खनक यहाँ तक आती थी। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाली कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है। कौन? काला वर्दी वाला कंडक्टर। और अर्थी और अब कुछ और पास आ गई है। नीली साड़ी पहन लूँ, मिसेज वासवानी पूछ रही है। वासवानी के जवाब देने की घुटी घुटी आवाज़ से लग रहा है कि वह टाई की नट जो है वो ठीक कर रहा है। सरदार जी के नौकर ने उनका सूट ब्रश से साफ करके हैंगर पर लटका दिया है और सरदार जी शीशे से के सामने खड़े पगड़ी बांध रहे हैं। अतुल मवानी फिर मेरे सामने ही निकला है। फोलियो उसके हाथ में है। पिछले महीने बनवाया हुआ सूट उसने पहन रखा है। उसके चेहरे पर ताजगी है और जूतों पर चमक है। आते ही वह मुझसे पूछता है, तुम नहीं चल रहे हो? और मैं जब तक पूछूं कि कहाँ चलने को वह पूछ रहा है, फिर वह सरदार जी को आवाज़ लगाता है, आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। 2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं कि वासवानी ऊपर से ही मवानी का सूट देकर पूछता है, ये सूट किधर सिलवाया? उधर खान मार्केट में, मवानी जवाब देता है। बहुत अच्छा सिला है, टेलर का पता हमें भी देना। फिर वह अपनी मिसेज को पुकारता है, अब आओ डियर। अच्छा मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम आओ, कहता हुआ वह भी मवानी और सरदार जी के पास आ जाता है और सूट को हाथ लगाते हुए पूछता है, लाइनिंग इंडियन है?
इंग्लिश, बहुत अच्छा फिटिंग है, कहते हुए वह टेलर का पता डायरी में नोट करता है। मिसेज वासवानी दरवाजे पर दिखाई पड़ती है। नम और सर्द सुबह में उनका रूप और भी निखर आया है। सरदार जी धीरे से मवानी को आँख का इशारा करके सीटी बजाने लगते हैं। अर्थी अब सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे उसके साथ कुछ एक आदमी है, एक दो कारें भी हैं जो धीरे धीरे रेंग रही है। लोग बातों में मशगूल हैं। मिसेज वासवानी जूड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतरती है तो सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं और इससे पहले कि वे लोग बाहर जाएं, वासवानी मुझसे पूछता है, आप नहीं चल रहे? आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ। पर दूसरे क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझसे कहाँ चलने को कहा। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूँ कि वे चारों घर के बाहर हो जाते हैं। अर्थी के कुछ और आगे निकल गई है। एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी होती है। चलाने वाले साहब सब यात्राएं पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बात करते हैं और कार सर से आगे बढ़ जाती है। अर्थी के साथ पीछे जाने वाली दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसराती हुई चलती जाती है। मिसेज वासवानी और वे तीनों लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। मिसेज वासवानी ने फर कॉलर डाला रखा है और शायद सरदार जी अपने चमड़े के दस्ताने उन्हें दे रहे हैं या दिखा रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलता है और वे चारों टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है और उसमें से खिलखिलाने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है। वासवानी आगे सड़क पर जाता है, अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बात बता रहा है। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर दूषण का भी साथ दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत टूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कूंच रही है। आगे है कि उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। मवानी गर्दन निकाल कर कुछ कहता है और दाहिने से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहनकर चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूँ। मुझे मेरे कदम अपने आप ही अर्थी के पास पहुँचा देते हैं और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए हुए हैं और 7 आदमी चल रहे हैं। 7वां मैं ही हूँ। ये था लेखक, और लेखक सोच रहा है कि आदमी के मरते ही कितना फर्क पड़ जाता है। पिछले साल ही दीवान चंद ने अपनी लड़की की शादी की थी। वो जो हजारों की भीड़ लगी थी, कोठी के बाहर कारों की लाइन लगी हुई थी, और लेखक सोच रहा है कि अर्थी के साथ लिंक रोड पर पहुंच चुका हूं। अगले मोड़ पर ही पंचकुइयाँ शमशान भूमि है, और जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं। औरतें की भीड़ एक तरफ खड़ी है। उनकी बातों की ऊंची ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ठीक है, उनके खड़े होने में वही ललच जो कनॉट प्लेस में दिखाई पड़ती है। सभी उनके जूड़ों की स्टाइल अलग अलग है। मर्दों की भीड़ में सिगरेट का धुआं उड़ उड़कर कुहरे में घुला जा रहा है, और बात करती हुई औरतों को लाल लाल होंठ और सफ़ेद दांत चमक रहे हैं, और उनकी आंखों में एक क्या है, गुरूर है। अर्थी को बाहर बने चबूतरे पर रख दिया गया है। अब खामोशी छा गई है। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ 100 के इर्द गिर्द जमा हो गई है, और कारों में सोफर हाथों में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए अपनी मालकिनों की नज़र को इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी नज़र वासवानी पर पड़ती है।
वह अपनी मिसेज की आंख से इशारे से शव के पास जाने को कह रहा है और वह है कि एक औरत से साथ खड़ी बात कर रही है। सरदार जी अतुल ममानी भी वहीं खड़े हुए हैं। शव का मुंह खोल दिया गया है और अब औरतें फूल और मालाएं उनके इर्द गिर्द रखती जा रही है। सोफर खाली होकर अब कारों में पास खड़े सिगरेट पी रहे हैं। आगे है कि एक महिला माला रखकर कोट की जेब से रुमाल निकालती है और आंखों पर रखकर नाक सुरसुराने लगती है और पीछे हटाती है। और अब सभी औरतें ने रुमाल निकाल लिए हैं और उनकी नाकों से आवाज़ आ रही है। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियाँ शव के सिरहाने रख दिए हैं। वे निश्चल खड़े हैं। आवाज़ों से लग रहा है कि औरतें के दिल जो ज़्यादा सदमा पहुंचा है। अतुल ममानी अपने पोर्टफोलियो से कोई कागज़ निकालकर वासवानी को दिखा रहा है। मेरे ख्याल है वह पासपोर्ट का फॉर्म है। अब शव को भीतर शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। भीड़ फाटक के बाहर खड़ी देख रही है। सोफरों ने सिगरेट या तो पी ली है या बुझा दी है और वह अब अपनी अपनी कारों के पास तैनात है। शव अब भीतर पहुंच चुका है। मातम पुरसी के लिए आए हुए आदमी और औरतें अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे लगने और खुलने की आवाज़ें आ रही है। स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ लोग रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी भी घना है। सड़क से बसें गुजर रही है और मिसेज वासवानी कह रही है, परमीला ने शाम को बुलाया है, चलोगे ना डियर? कार आ जाएगी, ठीक है ना? वासवानी स्वीकृति से सिर हिला रहा है। कारों में जाती हुई औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रहे हैं और बाय बाय की कुछ आवाज़ें आ रही है। कार स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अतुल ममानी और सरदार जी भी रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ गए और मैं खड़ा होकर सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहीं सीधा काम पर निकल जाता। लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई है। 4-5 आदमी पेड़ के नीचे बड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। मेरी तरह वे भी यूं ही चले आए हैं। उन्होंने ज़रूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर आते। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो हुई है और मैं शव यात्रा में शामिल भी हुआ हूं। तो ये था दोस्तों कहानी। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित MCQ करेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करते हैं और चैप्टर को एंड करते हैं। देखिए, इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन के त्रयी में नहीं गिने जाते हैं? ठीक है, तो बताना है कि त्रयी में कौन नहीं है। तो निर्मल वर्मा नहीं है, लेकिन राजेंद्र यादव हैं, कमलेश्वर हैं और मोहन राकेश हैं। ठीक है, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश तीनों हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह कौन है? कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह कौन है? तो राजा निरंबनसिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि राजा निरंबनसिया किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? तो 1957 में। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में कहानी में कौन सा कहानी कमलेश्वर की प्रसिद्धि कहानी संकलन है? ठीक है, प्रसिद्धि कहानी संकलन के बारे में बताना है। तो कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं और मांस का दरिया, ये सब है। आगे देखिए, कमलेश्वर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक है, कमलेश्वर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो कितने पाकिस्तान के लिए मिला था? कमलेश्वर की कहानी किस परिवेश में उभर कर सामने आई है? कमलेश्वर की कहानी किस परिवेश में उभर करके सामने आई है? तो कस्बाई परिवेश में। किसमें? कस्बाई परिवेश में। कमलेश्वर की प्रमुख विशेषता क्या है? कमलेश्वर की प्रमुख विशेषता बताना है कि क्या है? तो नगरीय एवं ग्रामीण संस्कृति के मध्य पनपती खींचातान। आगे देखिए, कमलेश्वर कहानी की सफलता की कसौटी किसे मानते हैं? ठीक है, सफलता की कसौटी किसे मानते हैं? तो सार्थकता को मानते हैं।
कमलेश्वर की किस कहानी में प्रेमाभिव्यक्ति हुई है? ठीक है, किस कहानी में प्रेम से रिलेटेड चीज़ बताए हैं? तो ए और बी दोनों में। ठीक है, नीली झीले में और नागमणि दोनों में बताए हैं। ठीक है, कमलेश्वर की कहानी का मूल स्वर क्या है? इनका मूल स्वर है आशावादी। ठीक है, आशावादी है। ठीक है, ये जो है दिल्ली में मौत किसकी हुई थी उसके बारे में पूछा गया है। तो दीवान चंद का। दिल्ली में दीवान चंद की मौत किस ऋतु में हुई थी? तो उस समय शरद ऋतु था। ठीक है, ठंडी के दिन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद की लेखक शव यात्रा में शामिल होने से क्यों कतरा रहा था? ठीक है, क्यों कतरा रहा था? क्योंकि काफ़ी सर्दी था और कोहरा से बचने के चलते। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। चलिए आगे देखिए, सेठ दीवानचंद की शव यात्रा में कितने लोग लगभग शामिल होंगे? तो लगभग इतने लोग शामिल होंगे। शव यात्रा के पीछे पीछे लगभग कितने लोग चल रहे थे? ठीक है, फिर से वही सवाल पूछा गया है कि कितने लोग लगभग चल रहे थे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि कमलेश्वर जी की कहानी दिल्ली में एक मौत में कौन से पात्र हैं? ठीक है, कौन कौन से पात्र हैं? तो ये सभी पात्र हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृति कमलेश्वर जी का प्रसिद्ध औपनिवेशिक कृति है? ठीक है, तो प्रसिद्ध औपनिवेशिक कृति एक सड़क, 57 गलियां, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, ये सभी है। ठीक है, उपन्यास ही है। कमलेश्वर जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? कमलेश्वर जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो सारिका पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, आगे का कहानी है दोस्तों अभिशप्त। ठीक है, अभिशप्त कहानी के लेखक हैं यशपाल। ठीक है, तो चलिए यशपाल जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखिए, यशपाल का जन्म हुआ था 1903 में। यशपाल का जन्म कब हुआ था? 1903 में, और इनका निधन हुआ था 1976 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को 3 दिसंबर 1903 को पंजाब स्थित फिरोजपुर में हुआ था। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंजाब स्थित फिरोजपुर में 3 दिसंबर 1903 को। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। उस शिक्षा के लिए लाहौर गए, जहां उनका परिचय अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। यशपाल ने महान क्रांतिकारी के रूप में भी ख्याति प्राप्त की थी। इस कारण उनको कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में ही सन 1936 में उनका विवाह प्रकाशवती से हुआ। ठीक है, प्रकाशवती से विवाह हुआ, जेल में विवाह हुआ। रिहा होने के बाद 1938 में विप्लव का प्रकाशन कराना प्रारंभ किए। ठीक है, उसके प्रकाशन से हिंदी में राजनीतिक पत्रकारिता की शुरुआत हुई। ठीक है, किसका प्रकाशन किए थे? विप्लव का, याद रखिएगा, 1938 में। ठीक है, और उन्होंने उर्दू में बागी का भी प्रकाशन किया। 1976 में उनका निधन हो गया अंत में। ठीक है, यशपाल एक जनवादी लेखक थे। उन्होंने शोषित पीड़ित के उत्थान का उद्देश्य लेकर साहित्य की कई विधाओं को सुदृढ़ किया। समाज को शोषण, अंधविश्वास, अशिक्षा से मुक्त कराने के उद्देश्य से लिखा गया उनका साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनका जो साहित्य है वो क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखिए, आगे है कि उन्होंने अपनी रचनाओं से मार्क्सवादी सिद्धांतों और सुधारवादी दृष्टिकोण को प्रतिष्ठित किया और मनोविश्लेषणवादी रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, प्रमुख रचनाएं इनका है, उपन्यास है दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, मनुष्य के रूप, झूठा सच। दादा कॉमरेड यशपाल का है, 1941 में बना। देशद्रोही 1943 में रचे। दिव्या 1945 में, मनुष्य के रूप 1949 में, झूठा सच 1953 में। ये सब यशपाल का ही है, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, मनुष्य के रूप और झूठा सच। कहानी संग्रह इनका है भस्मावृत, चिंगारी, पिंजरे की उड़ान, धर्मयुद्ध, तर्क का तूफान। यशपाल का क्या है? तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, धर्मयुद्ध, चिंगारी, भस्मावृत, पिंजरे की उड़ान। ठीक है, चलिए
आगे देखिए, आत्मकथा है इनका सिंहावलोकन। आत्मकथा क्या है? सिंहावलोकन। स्मरण है लोहे के दीवार के दोनों ओर, और सम्मान है देव पुरस्कार 1955 और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1969। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1969। पद्म भूषण 1970, मंगला प्रसाद पारितोषिक 1970 और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976। ठीक है, इनको बहुत सारा पुरस्कार देखिए मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद की अभिशप्त कहानी अब आरंभ होता है। ठीक है, अभिशप्त कहानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अमीनुद्दौला पार्क में प्रायः ही प्रदर्शनी, मेला या जलसा कुछ न कुछ लगा ही रहता था। पार्क का नाम क्या था? अमीनुद्दौला, याद रखिएगा। मेले ठेले के धक्के से परेशान हुए बिना तमाशे की सैर करनी हो तो किनारे के किसी 2 मंजिले मकान के बरामदे से हो सकती है। इस विचार से इन जाड़ों में संध्या भोजन के बाद मुंह में पान या शुक्ला जी के बच्चों के लिए जेब में लेमन ड्रॉप ले छड़ी घुमाता हुआ मैं प्रायः बरामदे में जा बैठता था। ठीक है, कौन? तो लेखक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। शुक्ला जी स्वयं जैसे बैठकबाज और हंसोड़ हैं, उनकी श्रीमती भी वैसे ही मिलनसार है। दिन भर कारोबार की चकचक के बाद संध्या समय घंटे 2 घंटे सभ्य और सुसंस्कृत लोगों के साथ बैठ बातचीत कर लेने से एक संतोष सा हो जाता है। शुक्ला जी के दोनों बच्चे लल्लू और सविता मेरे कदमों की आहट जीने से भाप जाते हैं। उन्होंने आंगन में ही घेर लिया, जेब खाली करते हुए पुकारा, शुक्ला जी। आंगन के सामने वाले कमरे के परली और बरामदे से झांक मिसेस शुक्ला ने उत्तर दिया, आइए ना। कैसे पुकार रहे हैं, जैसे बिल्कुल अपरिचित हो। बिजली की हजारों बत्तियों के प्रकाश के नीचे पार्क में प्रदर्शनी का मेला भरा था। भीड़ अधिक था। प्रसंग छेड़ने के अभिप्राय से मुस्कुराकर मैंने पूछा, इतना भीड़? क्या आज फिर जालौन और फतेहपुर में आतिशबाजी का मुकाबला है क्या? बात रखने के लिए मुस्कुराहट में सहयोग दे मिसेस शुक्ला ने कहा, कुछ होगा ही। लोगों के जेब में पैसे खींचने के लिए कुछ न कुछ तो बहाना चाहिए। अपने अभ्यास के विरुद्ध ऊंचे स्वर में हंसकर शुक्ला जी ने कुछ न कुछ कहा। शुक्ला जी किरमिच की आराम कुर्सी पर पांव फैलाए बैठे थे और बैठे रहे। दाएं हाथ की उंगलियों ठोड़ी को टिकाए पीठ पीछे की पटिया पर सिर धरे वह गंभीर मुद्रा से जगमगाते प्रकाश में बावली हो रही भीड़ की ओर देखते रहे। दृष्टि दूसरी ओर रहने पर मेरे कुर्सी पर बैठ जाने का प्रतीक्षा में थे वो। शुक्ला जी, ठीक है, क्या जमाना आ गया है। चप्पल पर रखे पांव हिलाते हुए वह बोले। शुक्ला जी बोले कि क्या जमाना हो गया है। शुक्ला जी की इस भूमिका में सहयोग देने के लिए श्रीमती के चेहरे पर से मेरे स्वागत के लिए जो क्षण भर को आई मुस्कुराहट था वह विलीन हो गया। अरे जाने क्या होने वाला है दुनिया में, एक गहरी सांस खींचकर गर्दन घुमा ली शुक्ला जी ने। ठीक है, ऐसे बोल करके इस प्रस्ताव से पर्याप्त गंभीरता और उत्सुकता का वातावरण तैयार हो जाने पर भी धीमे से शुक्ला जी ने आरंभ किया, भाई इस जमाने जो ना हो जाए वही थोड़ा है। हाँ, ये तो गूंगे नवाब का अहाता है। जहाँ बम पुलिस बनी है वहीं उसके साथ सी कोठारियाँ हैं। वहाँ पिछले रात खून हो गया। खून? लेखक बोला, खून किसने किया? 5 बरस के बच्चे ने। शुक्ला जी ने उत्तर दिया कि 5 बरस के बच्चे ने। वे कुर्सी पर लेटे उठ बैठे और अत्यंत विस्मयजनक समाचार सुनाने के प्रयत्न में उनकी आंखें स्वयं विस्मय से फैल गई। क्या विश्वास कर सकेंगे? ऐसे शुक्ला जी बोले। 5 वर्ष के बच्चे ने खून तो क्या किया होगा? मैंने विस्मय से सहयोग दिया। कौन? तो लेखक।
कोई दुर्घटना बेचारे से हो गई होगी। ठीक है, लेखक बोला। लड़के छत पर खेल रहे होंगे या पतंगबाजी कर रहे होंगे तो धक्का से गिर गया होगा। ठीक है, समर्थन की आशा से मैंने श्रीमती शुक्ला की ओर देखा। उनके मुख पर विषाद की छाया गहरी हो गई थी। कुर्सी की पीठ पर रखे अपने हाथ पर गाल टिका उन्होंने एक और दीर्घ निश्वास लिया शुक्ला जी ने, और उत्तेजना में शुक्ला जी कुछ आगे झुकाए। क्या कह रहे हो? दोनों हाथ के पंजों को बांध संकेत से वे बोले। खून, गला घोंट कर खून। 5 वर्ष के बच्चे ने, शुक्ला जी ने बोला लेखक से। आश्चर्य से फैली मेरी आंख ने पूछा, कैसे? दीवार की ओर जो सबसे पीछे कोठरी है वही एक झल्ली वाला रहता है जिसका नाम क्या है? ज्वाला। ज्वाला जात का अहीर होता है। उसके एक 5 बरस का लड़का और 3 बरस की लड़की थी। 5 बरस का लड़का और 3 बरस की लड़की थी। झल्ली ढोने वाला क्या कमा लेगा? ऐसे शुक्ला जी बोलते हैं, झल्ली ढोने वाला क्या कमा लेगा? कभी 4 तो कभी 2 ही आने। अरे अमीनाबाद फतेहगंज से बोझ उठवाकर अपना आप आधा मील या मील भर ले जाइए तो 2, 4, 6 पैसे दे दीजिएगा। उसकी अहिरन फतेहगंज में दाल दलने जाती है जो 2-3 आने अधिक सेर अनाज ले आती है। किसी तरह दोनों बच्चों को वो पाल रहे थे। समय जैसा है जानते ही हो, रुपए का बाहर 12-14 सेर मिलता है। ठीक है, रुपए का कितना मिलता है? 12-14 सेर। तो अब 2.5-3 सेर मिलता है, वह भी अन्न नहीं, कुवन, माने खराब गंदा अन्न। ठीक है, किसी तरह रूखे सूखे बच्चों का पेट भर रहे थे। इस पिछले शनिचर अहिरन के एक बच्चा और हो गया। अहीर झली ढोकर जो कुछ ले आया उसी में गुजारा चला रहा था। गुजारा क्या, चूनी भूसी जो कुछ मिला, एक जून आधा पेट खाकर पड़े रहे। न हुआ बच्चे को खिला दिया, खुद जैसे तैसे रात काटकर छाती के बच्चे का पेट कैसे भरे। माँ के दूध तो तब उतरती है जब उसके पेट में कुछ जाए। माँ दिन दिन स्वयं सूखती जा रही थी। ठीक है, ज्वाला की पत्नी जो थी। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि कहीं पानी के लोटों से दूध बनता है। ठीक है, गैया को भी तो कुछ घास भूसा चाहिए ही। ठीक है, चलिए मैं बोलती है व्यंग रूप से कि कहीं पानी पिलाने से ही गाय दूध देगी। ठीक है, उसको भी तो घास पूरा कुछ चाहिए। गौ माता और नारी माता की इस तुलनात्मक चर्चा से मेरी दृष्टि श्रीमती जी की ओर उठ गई। ठीक है, शुक्ला जी की वाइफ की ओर। वह कुर्सी पर करवट से बैठी थी। इस भोड़ी बात से वह और भी गुम गई। उनकी उपेक्षा कर शुक्ला जी कहते चले गए, आज क्या हुआ? बाप तड़के ही झल्ली से सब्जी ले मंडी चला गया। मैंने तू बाप जैसे उठा तैसे सब्जी मंडी में चला गया तुरंत। चुटकी भर आटा जो था माँ ने लोटे में घोल दिया। 2-2 चुल्लू लड़के लड़की को पिला दिया। बच्चे अभी और मांग रहे थे, उन्हें डांट और माँ ने थोड़ा सा घोल बचा लिया। छाती में दूध था नहीं। कपड़े के बत्ती से माँ वही घोल नन्हे बच्चे को भी पिलाने लगी। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, उठकर बम पुलिस तक गई। लौट कर आई तो बेचारी की चीख निकल आई। लड़का नन्हे का गला घोंट बैठा था। बच्चे के प्राण निकल गए चुके थे। माँ सिर नीचे चीखने लगी थी, सिर नोच के चीखने लगी थी। ठीक है, लोग इकट्ठे हो गए। बच्चों को धमका कर और पुचकार कर पूछा। लड़की ने बताया, भैया ने नन्हे को मार डाला। लड़के को पुचकारा, मिठाई का लालच दिया। कहता है कि सुनिए, कहता है अम्मा घोल हमें नहीं देती, नन्हे को पिला देती है। बड़ी भूख लगी थी। सुना आपने, कैसा समय आ गया है। शुक्ला जी ऐसे बोलते हैं लेखक से कि कैसा समय आ गया है। विस्मृतना के स्वर में मिसेस शुक्ला ने कहा, देखिए ना, इन लोगों के बच्चे इतना ही उम्र में भी कैसे पक्के होते हैं। 5 बरस का बच्चा भी समझता है
उसका हिस्सा बांटने वाला उसका दुश्मन है। यह हमारी सविता इस सावन के महीने 5 साल की हो जाएगी, छठा लग रहा है। ठीक है। खाने को दो, थाली में कुत्ता मुंह डाल देता है तो भी उल्टा प्यार करने लगती है। शुक्ला जी, मेरी दृष्टि मिसेस शुक्ला की ओर से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अकाल महामारी भूकंप जो न हो जाए वही भगवान की दशा समझोगे। ऐसे ही कर्मों की बदौलत तो देश दाने दाने को तरसने लगा है। उफ, दूध पीते बच्चे तक के दिल में बैर और हिंसा, इसी का दंड तो हम लोग भोग रहे हैं अपने कुर्सी पर। कुछ और बढ़ उन्होंने पूछा, सोचिए ऐसे बच्चों का आगे जाकर क्या बनेंगे। ठीक है, ऐसे पूछे। आगे है कि भूख मैं कहना था कि मेरी बात काट कर शुक्ला जी और ऊंचे स्वर में बोले। लेखक जैसे ही बोलने था तैसे शुक्ला जी फिर से उसको बात काट के बोले कि अजी, भूख नहीं तो ऐसे कर्मों का फल और क्या हो। ऐसे कर्मों का जो फल है वह क्या होगा। ऐसे पापों का फल तो सर्वनाश होकर भी पूरा नहीं हो सकता। मन की अवस्था बहस करने लायक न रही। पाप के कारण और फल के संबंध में सोचता रह गया। जन्म से पाप करने के लिए मजबूर व अभिशप्त क्या कभी पाप मुक्त हो सकेंगे। ठीक है, तो ये जो है कहानी दोस्तों वो इसी प्रकार से एंड होता है। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ सोल्व करेंगे। देखिए, यशपाल का जन्म कब हुआ था। ठीक है, यशपाल का जन्म कब हुआ था तो 1903 में हुआ था। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था तो पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। यशपाल विप्लव पत्रिका का प्रकाशन जो है वो कब शुरू किए तो यशपाल जो है वो विप्लव पत्रिका का प्रकाशन 1938 में शुरू किए। उर्दू में बागी पत्रिका कैसी थी। उर्दू में बागी पत्रिका जो थी वह कैसी थी। ठीक है, तो वह राजनीतिक थी। आगे है कि यशपाल जी का लेखन किस प्रकार का है तो यशपाल जी का लेखन जो है वह है शोषण मुक्ति, अंधविश्वास मुक्ति और अशिक्षा मुक्ति, ये सभी। यशपाल किस वाद के पोषक थे। किस वाद के यशपाल जो थे वो पोषक थे तो मार्क्सवादी। आगे है कि जनवाद संबंधी है। जनवाद जो है वो संबंधित है तो किससे संबंधित है, मार्क्सवादी से। यशपाल रचनाकार थे। यशपाल जो है वो किसके रचनाकार थे तो मनोविश्लेषणवादी का। इनमें से कौन यशपाल की कहानी का संग्रह है। यशपाल की कहानी का संग्रह है धर्मयुद्ध, तर्क, तूफान, चिंगारी, ये सभी। मधुआ कहानी का शीर्षक अभिशप्त का आधार कौन है। अभिशप्त का आधार कौन है तो ज्वाला अहीर, ज्वाला की पत्नी और ज्वाला की संतान, ये सभी। मधुआ कहानी नहीं होगा जी, अभिशप्त कहानी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि 5 वर्ष के बच्चों ने कैसे खून किया। ठीक है, तो गला दबा दिया। आगे है कि बच्चे ने किसका खून किया था। ठीक है, बच्चे ने किसका जो था वो खून किया था तो अपने नवजात भाई का खून किया था। ज्वाला अहीर कौन सा कार्य करता था। ज्वाला अहीर जो है कौन सा कार्य करते थे तो झली ढोने का कार्य करता था। ज्वाला की पत्नी कौन सा कार्य करती थी तो ज्वाला की पत्नी जो थी वो दाल दलने का कार्य करती थी शहर में। ज्वाला प्रतिदिन कितना कमा लेता था। ज्वाला प्रतिदिन कितना कमा लेता था तो 2 आने से 6 आने तक कमा लेता था। अहीरिन की दैनिक कमाई कितनी थी। अहीरिन की दैनिक कमाई कितनी थी 2 से 3 आने थी। और नन्हे बच्चे के खून किए जाने की सूचना ज्वाला और अहीरिन को किसने दिया था। किसने दिया था तो ज्वाला की 3 वर्षीय पुत्री ने दिया था। आगे है इसके बाद कि माँ के दूध तो तब उतरे जब उसके पेट में कुछ जाए। यह किसका कथन है तो स्वयं अहीरिन का कथन है। किसका कथन है, एक मिनट, ये जो कथन है ये कहानीकार कह रहे हैं। ठीक है, कहानीकार का कथन है। आगे इसके बाद कि निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया है। दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, ये सभी। तो ये सभी लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए,
आगे है इसके बाद कि कहानीकार की दृष्टि से किस पर गई। ठीक है, कहानीकार की दृष्टि किस पर गई है। ठीक है, तो किस पर गई है, तो श्रीमती शुक्ला पर गई है। आगे है कि इसके बाद कि 5 वर्षीय बच्चे ने अपने नन्हे शिशु को क्या समझकर मार डाला। ठीक है, क्या समझकर मार डाला कि उसका हिस्सा बटाने वाला उसका दुश्मन है। आगे है इसके बाद कि ओफ, दूध पीते बच्चे तक के दिल में बैर और हिंसा, यह किसका कथन है। यह किसका कथन है, तो शुक्ला जी का। अजी, भूख नहीं तो ऐसे कार्यों का फल और क्या होगा, यह कथन किसका है। ठीक है, यह कथन भी शुक्ला जी का है। और आगे है कि जन्म से पाप करने के लिए मजबूर वह अभिशप्त क्या कभी पाप मुक्त हो सकेंगे। ठीक है, इस कथन का भाव है, इस कथन का भाव बताना है। तो भूख की ज्वाला ही पाप कर्म करने की विवश करती है। ठीक है, जन्म से ही भूखा अभिशप्त होता है। ठीक है, सताया गया भूख ईमान डगमगाता है, ये भी ठीक है। आगे है इसके बाद कि यशपाल की कहानी अभिशप्त में कौन कौन से कहानी है। ठीक है, अभिशप्त में जो है वो कौन कौन से कहानी है, शुक्ला जी की है, लल्लू की है, ज्वाला की है, तो सभी की कहानी है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।